मेरा नाम अभिषेक जैन है। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन बीकॉम ऑनर्स में की है हंसराज कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से। मेरे फादर एक बिजनेसमैन हैं, मेरी मदर एक हाउसवाइफ है और मेरा एक छोटा भाई भी है जो कि एक स्टूडेंट है। पिछले साल मेरी यूपीएससी में 111 रैंक आई थी और मैंने आईआरएस आईटी मेरे को मिला था और मैं फिलहाल उसमें अंडर ट्रेनी हूँ। इस साल यूपीएससी में मेरी 24th रैंक आई है। मैं इस वीडियो में आपको अपनी स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में, जब मैं बिल्कुल बिगिनर था, तो किस तरीके से मैंने प्रिपेयर किया और अपने सेकंड अटेम्प्ट में मैंने पिछली बार की गलतियों से क्या क्या सीखा और उसको किस तरीके से इम्प्रूव अपॉन किया। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी से। सो जब हम यूपीएससी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें उसका सिलेबस देख लेना चाहिए। ये सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेकेंडली, हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देख लेने चाहिए। तो जब मैंने प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठाए, मैंने अराउंड पिछले 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स उठाए थे और उनमें से उनको स्कैन करा लगातार और देखा कि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते ही होते हैं जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाकी सब टॉपिक से। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आर्ट एंड कल्चर को देखें तो उसमें मैंने देखा कि जैनिज्म एंड बुद्धिज्म से काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं, रेगुलरली क्वेश्चंस आ रहे हैं। सिमिलरली, अगर मैं ज्योग्राफी की बात बताऊं तो पिछले कुछ सालों से अगर हम ट्रेंड को देखें तो कोर ज्योग्राफी से क्वेश्चंस कम आ रहे हैं और मैप वर्क बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। तो आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखने ही देखने हैं, उनको क्लियरली स्कैन कर लेना है ताकि आपको ये पता लग जाए कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं इंपॉर्टेंट है। सिलेबस इसलिए देखना है ताकि आपको न्यूज़पेपर से पता लग जाए कि न्यूज़पेपर में जो आप टॉपिक्स पढ़ रहे हो, कौन सा आर्टिकल रेलेवेंट है हमारे सिलेबस के लिए और कौन सा इररेलेवेंट है। देन आप अपनी कोर बुक्स पे जाइए। मैं अपनी जो हमारी नॉर्मल कोर स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं वही फॉलो की थी। फॉर एग्जांपल, एंशियंट एंड मिडिवल हिस्ट्री के लिए हमारी एनसीईआरटीज, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम एंड बिपिन चंद्रा, सिमिलरली आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया, ज्योग्राफी के लिए 11th-12th एनसीईआरटी, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, इकोनॉमिक्स तो मैंने सिर्फ करंट अफेयर्स ही किए थे, बेसिक्स। देन एनवायरमेंट के लिए शंकर आईएएस की ग्रीन बुक। देन एथिक्स के लिए मैंने लेक्सिकन की थी जो कि थ्योरेटिकल पार्ट है और केस स्टडी पार्ट मैंने जी सुब्बाराव से किया था। प्रीलिम्स के लिए नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये होती है टेस्ट सीरीज। सो अराउंड 2-3 मंथ्स इनटू योर प्रिपरेशन आपको टेस्ट देना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो अगर आपने एंशिएंट हिस्ट्री खत्म कर लिया है तो एटलीस्ट उसका एक टेस्ट दे दीजिए, सो दैट यू एनालाइज कि किन एरियाज में आप वीक हैं और किन एरियाज में आप स्ट्रांग हैं। उन वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करके आप इम्प्रूव अपॉन कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज, प्रीलिम्स में मेरा ये मानना था कि हमें थोड़ा सा रिस्की रहना चाहिए। मैं अराउंड 85 to 95 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके ही आता था, वट बी द पेपर, क्योंकि उससे कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में आई वॉज नॉट वेरी कंफर्टेबल और मुझे अपने चांसेस क्लियर होने के कम लगते थे। इसके अलावा प्रीलिम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट चीज है करंट अफेयर्स। आजकल प्रीलिम्स में अराउंड 50% ऑफ द पेपर करंट अफेयर्स से ही आता है। मैं न्यूज़पेपर तो डेली पढ़ता ही पढ़ता था, साथ में आप किसी भी कोचिंग के मंथली करंट अफेयर्स की बुक उठा सकते हैं। चाहे वो विजन आईएएस हो, चाहे वो इनसाइट्स हो, जो आपको पसंद आए आप वो उसका मटेरियल उठाइए और उससे आप करंट अफेयर्स अपने प्रिपेयर कर लीजिए। बेटर रहेगा करंट अफेयर्स के लिए कि बहुत सारे सोर्सेज के ऊपर आप ना जाएं, लिमिटेड सोर्सेज रखें और उनको अगेन एंड अगेन रिवाइज करें। मैंने अपने टाइम पे अराउंड 2-3 मंथ्स इनटू द प्रिपरेशन मैंने टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट कर दिया था। अराउंड मेरा ऐसा मानना है कि एटलीस्ट 30 to 40 टेस्ट बिफोर राइटिंग द फाइनल प्रीलिम्स हमें दे देने चाहिए। इसके अलावा टेस्ट सीरीज से हमें ये फायदा होता है कि हम लोग गेस वर्क करना सीख जाते हैं। प्रीलिम्स के अंदर हम एग्जैक्ट आंसर पहचान पाना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। हमें दूसरी स्ट्रैटेजीज लगानी होती हैं, जैसे एलिमिनेटिंग द ऑप्शंस, कि ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता है, ये ऑप्शन प्रोबेबल है। ऐसा कर पाना तभी पॉसिबल होता है जब हम बहुत सारे टेस्ट सॉल्व कर चुके होते हैं, क्योंकि हमें इतना ब्रॉड आइडिया हो जाता है कि इस कॉन्सेप्ट में ये चीजें आती हैं, ये चीज पॉसिबल नहीं है। आपको पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स बहुत ढंग से स्कैन करने हैं। दिस इज बिकॉज पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर से आपको पता लग जाएगा कि कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और कौन से टॉपिक्स इतने रेलेवेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एंशिएंट हिस्ट्री की बात करूं तो हमें पता लगता है कि जैनिज्म एंड बुद्धिज्म से ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चंस आ रहे हैं। सिमिलरली, ज्योग्राफी में अगर पिछले सालों का ट्रेंड्स हम देखें तो कोर ज्योग्राफी से कम आ रहे हैं और मैप वर्क से बहुत ज्यादा आ रहे हैं। अगर मैप वर्क की भी बात करूं तो ज्यादातर क्वेश्चंस करंट अफेयर बेस्ड आ रहे हैं कि अगर करंट इवेंट्स में कोई
ऐसी पर्टिकुलर प्लेस थी जो कि मैप में या मैप के लिए इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल अब लेबनान में ब्लास्ट हुआ, तो लेबनान से रिलेटेड या लेबनान के आसपास कौन सी कंट्रीज है, उसकी बॉर्डर कौन सी है, उसमें सिटीज कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, इस बेसिस से मैप वर्क आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल कैटालोनिया उस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि वहां प्रोटेस्ट चल रहे थे, तो एज इट इज यूपीएससी ने कैटालोनिया का पूछा था कि किधर है। सिमिलरली अगर पॉलिटी की देखे जाए तो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जहां से आता ही आता है। फॉर एग्जाम्पल फंडामेंटल राइट्स है, पार्लियामेंट वाला चैप्टर है। तो इस तरीके से हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये वाले टॉपिक्स यूपीएससी बहुत फोकस कर रही है एंड उन टॉपिक्स में हमें काफी डीप नॉलेज होनी चाहिए, उन टॉपिक्स को बार बार हमें रिवाइज करना है। सिमिलरली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखने से ये भी हमें पता लगता है कि करंट इवेंट्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन और एंड इकोनॉमिक्स, ये वाले जो टॉपिक्स हैं ये मेनली हमारे करंट बेस्ड आते हैं। इसमें भी अगर हम प्रीवियस ईयर पेपर्स देखें तो कुछ क्वेश्चंस आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में मिलेंगे एनवायरमेंट से रिलेटेड। अगर कोई इंटरनेशनल ट्रीटी हुई है एनवायरमेंट से रिलेटेड तो वो यूजुअली यूपीएससी पूछेगा ही पूछेगा। सो करंट इवेंट्स करते हुए भी अगर ये वाली चीजें आपके सामने आती हैं सो यू नीड टू नो कि हाँ ये प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आई नीड टू नोट इट डाउन, आई नीड टू रिवाइज इट अगेन एंड अगेन। सो अब मैं आपको अपनी मेंस की स्ट्रैटेजी बताऊंगा। स्टार्ट करते हैं ऐसे पेपर से। सो ऐसे में मैंने क्या किया था, मैंने पिछले अगेन पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखे एंड ब्रॉड थीम्स देख ली यूपीएससी की कि यूपीएससी नॉर्मली घुमा फिरा के एजुकेशन, हेल्थ, वुमेन एम्पावरमेंट, क्लाइमेट चेंज, अर्बनाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इन ब्रॉड टॉपिक्स पर ही पूछेगा घुमा फिरा के। सो आई आइडेंटिफाइड अराउंड 20 to 25 टॉपिक्स। उन सब टॉपिक्स से मैंने अपने पर्सनल नोट्स बनाए थे जिनमें मैंने उसमें केस स्टडीज डाली, उनसे रिलेटेड जितने फैक्ट्स होते हैं वो डाले, कुछ इंपॉर्टेंट लोगों के जो कोट्स होते हैं उन टॉपिक से रिलेटेड वो डाले, गवर्नमेंट की स्कीम्स उस चीज से रिलेटेड क्या है वो सारी मैंने लिस्ट डाउन कर दी उसके अंदर। सो वन प्लेस पे मेरे पास उस टॉपिक से रिलेटेड सब कुछ था। एंड में मैंने उन चीजों को रिवाइज करा जो कि ऐसे में मेरे लिए बहुत हैंडी साबित हुआ। फॉर एग्जाम्पल इस बार का अगर हम ट्रेंड देखें तो मीडिया पे काफी क्रिटिसिज्म भी चल रहा था और काफी डिबेट चल रही थी मीडिया को लेकर। सो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मीडिया पे इस बार ऐसे आ सकता है। मैंने इस चीज पर प्रिपेयर करके गया था मीडिया का ऐसे, एंड एज इट इज मीडिया पर ऐसे आया एंड आई वॉज एबल टू प्रेजेंट इट इन अ वेरी वेल मैनर। इसके अलावा ऐसे की प्रैक्टिस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हो सकता है एक ऐसे सिमिलर आ जाए बट दोनों ही ऐसे आपको पहले से प्रिपेयर्ड हो ऐसा पॉसिबल नहीं होता क्योंकि एक ऐसे यूपीएससी फिलोसॉफिकल पूछ रहा है। सो मेंस में ऐसे लिखने से पहले, फाइनल एग्जाम से पहले एटलीस्ट आपको 10-12 ऐसेस प्रैक्टिस कर लेने चाहिए, उनको चेक भी करा लेना चाहिए और जहां जहां आपकी मिस्टेक्स है उनको इम्प्रूव अपॉन भी कर लेना चाहिए। अब मैं आपको GS1 की स्ट्रैटेजी बताऊंगा। GS1 अगर हम देखें तो बिल्कुल स्टैटिक पेपर है मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन जब मैंने GS1 की प्रिपरेशन करी तो मैं आंसर्स में ये इंश्योर करता था कि उस स्टैटिक पोर्शन को भी मैं करंट अफेयर से लिंक करूं। फॉर एग्जाम्पल अगर GS1 में मेंस में एक सिंपल मॉनसून पे क्वेश्चन पूछा गया है कि मॉनसून का मैकेनिज्म बताओ, तो मेरा ट्राई रहेगा कि मैं उसमें कंक्लूजन में क्लाइमेट चेंज से लिंक कर दूं उसको कि क्लाइमेट चेंज की वजह से मॉनसून का पैटर्न डिसरप्ट हो रहा है, जिस वजह से इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल शॉर्ट स्पेल्स में बढ़ गई है, जिस वजह से फ्लड ज्यादा आ रहे हैं और कुछ एरियाज में ड्राउट ज्यादा हो रहे हैं। तो मॉनसून क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट ऑन मॉनसून स्टडी करा जाना चाहिए और रेलेवेंट डिजास्टर मैनेजमेंट की इंटरवेंशन होनी चाहिए। तो ऐसा करने से क्या होता है कि एक स्टैटिक आंसर भी हमारा काफी डायनामिक हो जाता है, एग्जामिनर उसमें ज्यादा मार्क्स देता है। मेरे दोनों साल का ये एक्सपीरियंस है कि मुझे इस वजह से आई बिलीव कि अच्छे मार्क्स मिले जीएस के अंदर इस स्टैटिक को भी करंट से लिंक करके। दूसरा, जीएस पेपर 1 में अगर ज्योग्राफी का क्वेश्चन है तो आप डायग्राम बनाए और पॉसिबल हो तो मैप भी बनाएं। अगर आर्ट एंड कल्चर में आर्किटेक्चर का क्वेश्चन है तो उसमें भी आप डायग्राम बना सकते हैं। सपोज आपसे स्तूपा का पूछा गया क्वेश्चन, तो स्तूपा का आप डायग्राम बना के उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इसके ये पार्ट्स होते हैं। डायग्राम बनाने से क्या होता है कि आप वही चीज को बहुत छोटे से में एक्सप्लेन कर सकते हैं, एग्जामिनर के लिए बहुत ईजी हो जाता है सब कुछ जान पाना। अब मैं आपको GS2 की स्ट्रैटेजी बताता हूँ। GS2 में सबसे पहला पार्ट है पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जितना ज्यादा आप रेलेवेंट कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स का यूज करेंगे, रिपोर्ट्स का यूज करेंगे, स्पेशली सेकेंड ARC रिपोर्ट, उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल
अगर आपसे किसी भी पब्लिक सर्विस डिलीवरी के बारे में पूछा जा रहा है, सो यू शुड टेल कि सेकेंड ARC में देयर इज अ मॉडल नेम्ड एज सेवोत्तम मॉडल। इस मॉडल में पब्लिक सर्विस डिलीवरी के बारे में काफी अच्छी बातें बताई गई हैं। सो मैं हमेशा कोट करके आता था सेवोत्तम मॉडल, सेकेंड ARC, अलग अलग तरीके की रिपोर्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या कहता है हर मुद्दे पर। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा हम नॉर्मली पॉलिटी वाला पार्ट तो कर लेते हैं, बट जो एक दूसरा पार्ट है गवर्नेंस वाला, वी यूजुअली इग्नोर है। जैसे गवर्नेंस है, RTI है, ये वाले टॉपिक्स पेपर 2 में मेंशन्ड है, लेकिन लक्ष्मीकांत में इतना इजीली कवर, इतना अच्छे तरीके से कवर नहीं है। तो गवर्नेंस वाले एस्पेक्ट के लिए मैंने विजन IAS के नोट्स डाउनलोड किए थे PDF, एंड वहां से मैंने किया था। इसके अलावा जो करंट प्रैक्टिसेस चल रही हैं, जैसे उमंग ऐप है या ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस है, इस वक्त जो करंट गवर्नमेंट है गुड गवर्नेंस की ज्यादा बात कर रही है, मिनिमम गवर्नेंस, मैक्सिमम गवर्नेंस की बात कर रही है। तो इन सब टॉपिक्स पे मैंने अपने छोटे छोटे नोट्स बना लिए थे एंड आई रोट इट डाउन इन द एग्जाम। पेपर 2 में नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशंस मोस्टली करंट अफेयर्स बेस्ड ही आएगा। इस बार भी जितने क्वेश्चंस थे दे वर करंट अफेयर्स बेस्ड मोस्टली। इसमें आपको करंट इवेंट्स का तो ध्यान रखना ही रखना है, लेकिन मैं आंसर्स में नॉर्मली मैप्स बनाया था। तो सपोज अगर क्वेश्चन इज ऑन साउथ चाइना सी, कि इंडियन ओशन में इंडिया और चाइना की क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, तो मैं हमेशा उसमें मैप बना के आऊंगा कि किस तरीके से चाइना ने अपने पोर्ट्स बना दिए हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी में, किस तरीके से इंडिया उसको काउंटर कर रहा है वाया से चाबहार पोर्ट, राइट। मॉरिशस में हम लोग पोर्ट बनाना चाह रहे हैं, सेशल्स में अगलेगा में हम लोग पोर्ट बनाना चाह रहे हैं। सो वो मैप बना के मैं क्लियरली दिखाऊंगा कि चाइना की क्या स्ट्रैटेजी है और इंडिया उसको कैसे काउंटर कर रहा है। मेरे को ऐसा लगता है कि इन चीजों से हमें मार्क्स ज्यादा मिलने के चांसेस होते हैं। अब मैं आपको अपने पेपर 3 की स्ट्रैटेजी बताऊंगा। पेपर 3 यदि देखा जाए तो वो पूरा करंट अफेयर्स बेस्ड है। सो सबसे पहले इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में आप जितने ज्यादा फैक्ट्स का यूज करेंगे उतना अच्छा है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारी क्या रैंक, अगर पॉवर्टी एंड हंगर के बारे में पूछा गया है, सो राइट डाउन कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारी क्या रैंकिंग है। अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में पूछा गया है तो वर्ल्ड बैंक की रैंकिंग आप लिखिए। अर्बनाइजेशन पे, हर चीज पे फैक्ट्स हैं, रैंकिंग्स हैं, उनको आप बार बार लिखिए अपने आंसर्स में। दे विल प्रोवाइड बेसिस ऑफ योर एनालिसिस कि अगर मैं ये एनालिसिस कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ। इसके अलावा पेपर 3 में सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना। आपको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म तो करनी ही करनी है, बट उनके सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करने हैं। सो अगर एनवायरनमेंट की बात करूं मैं, एनवायरनमेंट में अगर आपको कोई प्रॉब्लम दी गई है कि सपोज कोई भी प्रॉब्लम है, वेटलैंड्स का डिग्रेडेशन एक प्रॉब्लम है, तो एंड में आपको उनके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है कि उन वेटलैंड्स को किस तरीके से हमें इंप्रूव करना है और गवर्नमेंट इसके लिए क्या कर रही है। इसके अलावा अगर हम सिक्योरिटी की बात करें पेपर 3 में, तो अगेन सिक्योरिटी में भी आप मैप बनाइए। बॉर्डर इश्यूज हैं, आप बॉर्डर इश्यूज इंडिया पाकिस्तान, इंडिया एंड इट्स नेबरहुड का मैप बना के इजीली दिखा सकते हैं कि सपोज इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है, तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट टेररिज्म, इट्स ऑल्सो अबाउट स्पाइंग ऑन ईच अदर, इट्स ऑल्सो अबाउट किलिंग ऑफ सोल्जर्स, सीज फायर वायोलेशंस एटसेट्रा। सो ये चीजें आप सिंपली मैप बना के एरोस के थ्रू दिखा सकते हैं, तो इससे आपको मार्क्स ज्यादा मिलेंगे, कम वर्ड्स में ज्यादा एक्सप्लेन कर पाएंगे। अब मैं आपको अपनी पेपर 4 की स्ट्रैटेजी बताता हूँ। पेपर 4 में मैंने क्या किया था, सिलेबस में हमारे बहुत सारे टर्म्स रिटर्न है पेपर 4 में। मैंने हर एक टर्म की अपनी डेफिनेशन बना ली थी, मतलब गूगल सर्च करके थोड़ा अपने वर्ड्स उसमें डाल के, एंड उनके एग्जाम्पल्स लिख लिए थे। सो एग्जाम्पल्स मैंने अपने पर्सनल लिखे थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ट्रांसपेरेंसी का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो मैं उसमें ये लिख देता था कि मेरे पेरेंट्स को मेरे फोन का पासवर्ड पता है, दैट इज ट्रांसपेरेंसी। ऐसे सिंपल सिंपल एग्जांपल्स जो कि आप अपनी लाइफ में यूज कर रहे हैं, उनको अगर आप लिखेंगे तो दैट लुक्स रियल, क्योंकि जो बेसिक एग्जांपल्स है वो हर बच्चा कोट करेगा, सबके एग्जांपल्स वही पढ़ेगा, टीचर तो एवरेज मार्क्स देगा, हमें एवरेज से अबव मार्क्स चाहिए, जिसके लिए वी हैव टू बी समथिंग डिफरेंट, वी हैव टू डू समथिंग डिफरेंट। इसके अलावा मैंने लेक्सिकन पढ़ी थी बेसिक थ्योरी के लिए, और केस स्टडीज के लिए मैंने सुब्बाराव सर की बुक है वो पढ़ी थी। उसमें उसमें भी मैंने स्पेसिफिकली जो प्रीवियस ईयर केस स्टडीज हमारी आई हुई है पिछले 4-5 साल में, उनको 2-3 बार रीड करा था, क्योंकि अब भी अगर हम देखा जाए तो यूपीएससी बहुत बार उन्हीं केस स्टडीज के आसपास ही रिवॉल्व कर रही है। सो दैट विल गिव यू गुड आइडिया। इसके अलावा अगर हम केस स्टडीज की बात करें, तो केस स्टडीज में कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन आपको जरूर लेनी चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन इस पर्टिकुलर इशू के बारे में क्या कहता है। अगर आप अपना सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हो, सो योर सॉल्यूशन शुड बी
शुड बी वेरी होलिस्टिक कि शॉर्ट टर्म में मैं इसको कैसे एड्रेस करूंगा, मीडियम टर्म में एंड लॉन्ग टर्म में मैं इस प्रॉब्लम के लिए क्या करूंगा। इसके अलावा इट शुड एनकम्पास ऑल द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। तो अगर कोई एक प्रॉब्लम है तो उसका इम्पैक्ट वुमेन पे क्या होगा, चिल्ड्रन पे क्या होगा, ओल्ड पे क्या होगा, इन सब डेमोग्राफिक्स को मैं कैसे उस प्रॉब्लम को एड्रेस करूंगा एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। आपको वो अपनी क्वालिटीज दिखानी है एंड आपकी केस स्टडी में वो दिख जाता है कि आप कितना ब्रॉडली सोच रहे हो, कितना वाइडली सोच रहे हो। अब मैं आपको आंसर राइटिंग के बारे में थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में बता देता हूँ। अराउंड 2 और 3 मंथ्स इनटू माय प्रिपरेशन, जैसे मैंने प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज स्टार्ट करी, साइड बाय साइड मैंने आंसर राइटिंग भी स्टार्ट कर दी थी। तो आंसर राइटिंग के लिए मैंने क्या किया, इनसाइट्स आईएएस की वेबसाइट है, तो उनका एक सिक्योर इनिशिएटिव है जिसमें वो डेली 5 क्वेश्चंस डालते हैं एंड बाद में उनके ब्रीफ वो डाल देते हैं कि कैसे इनका आंसर होना चाहिए। सो आई स्टार्टेड फॉलोइंग दैट एंड मैं डेली 5 ये वाले आंसर्स लिख लेता था एंड जो वहां पर प्लेटफॉर्म पे बच्चे आंसर्स लिखते थे उनसे अपने आंसर्स कंपेयर कर लेता था ताकि मुझे पता लग जाए कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। आंसर राइटिंग की नेक्स्ट अगर हम बात करें, सो आपको जितना ज्यादा ब्रॉड थिंकिंग होगी उतना अच्छा रहेगा। सो जो आई पेस्टल अप्रोच है कि इंटरनेशनल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, एनवायरमेंटल, ये सारे के सारे एस्पेक्ट्स अगर आपके आंसर में होंगे तो इट विल रियली कम आउट। इसके अलावा मैं आंसर राइटिंग में स्ट्रक्चर का जरूर फॉलो करता था कि इंट्रोडक्शन, देन कंटेंट, देन योर कंक्लूजन। कंक्लूजन में भी कुछ सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। इसके अलावा आंसर राइटिंग के लिए मैंने जितना ज्यादा कंटेंट पे ध्यान देना है उतना ही ध्यान प्रेजेंटेशन पे भी देना है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, आंसर्स में डायग्राम्स होना अच्छा रहता है। इसके अलावा अगर आपसे 2 चीजों में डिफरेंस पूछा गया है तो टैबुलर फॉर्म में वो बताइए। जितने ज्यादा फ्लो चार्ट्स के थ्रू समझाएंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, उतने ज्यादा मार्क्स भी मिलने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा टेस्ट सीरीज मैंने जरूर प्रैक्टिस की थी। सो मैंने विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज की थी, मेंस की, एंड मेरे को ऐसा लगता है कि टेस्ट सीरीज से मुझे काफी बेनिफिट मिला क्योंकि एक्चुअल पेपर में हमें टाइम बहुत कम मिलता है। अगर मैं खुद आंसर राइटिंग कर रहा हूँ, अगर मैं 30 मिनट्स में एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, सो दैट इज ऑफ नो यूज, क्योंकि एक्चुअल पेपर में मेरे को 7 to 8 मिनट्स ही मिलने वाले हैं। तो अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं भी कर रहे हैं और घर पे अपने आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको टाइम बाउंड तरीके से ही करना चाहिए। आपकी प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए कि पेपर हर हालत में कंप्लीट हो। तो मैं इस बार भी और पिछले साल भी पेपर, सारे के सारे पेपर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट करके आया था, बिकॉज मेरे को ऐसा मानना है कि एक भी मार्क मिस कर देना वॉज नॉट अफोर्डेबल टू मी। इसके अलावा अब मैं कुछ बेसिक एफएक्यूज आंसर करूंगा जो कि जनरली बच्चों के या हमारे कैंडिडेट्स के होते हैं। पहला क्वेश्चन है न्यूज़पेपर रिगार्डिंग। मैं एक ही न्यूज़पेपर पढ़ता था, द हिंदू। ऐसा बोला जाता है कि 2 भी पढ़ने चाहिए, बट मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता था। आई फेल्ट दैट एक न्यूज़पेपर रेगुलरली पढ़ लेना वॉज इनफ फॉर मी। सेकेंडली, शेड्यूल एंड नंबर ऑफ आवर्स से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं। मैं अराउंड 8 to 10 आवर्स डेली पढ़ता था। मैं ओवर भी नहीं पढ़ता था तो बहुत कम भी नहीं पढ़ता था। इसके अलावा रेगुलरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें मैं रोज 1 घंटा खुद के लिए भी देता था। आपको यूपीएससी में बहुत लंबे समय तक पढ़ना है और लगातार पढ़ना है। उसके लिए यू नीड टू बी रिलैक्स्ड। आपको अपनी पर्सनल लाइफ और अपनी प्रिपरेटरी लाइफ में बैलेंस बना के रखना है। मैं 1 घंटा जरूर निकालता था जिसमें मैं पढ़ाई के बारे में नहीं सोचूंगा डेली, और उस 1 घंटे में जो मेरा मन करेगा मैं वो करूंगा। चाहे वो बैडमिंटन खेलने जाऊं, चाहे मैं नेटफ्लिक्स देखूं, चाहे मैं म्यूजिक सुनूं। इससे मुझे काफी रिलैक्सेशन रहता था, मैं मोटिवेटेड रहता था और आराम से पढ़ भी पाया लंबे टाइम तक। आई बिलीव दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। नेक्स्ट जो क्वेरी रहती है वो रहती है ऑनलाइन रिसोर्सेज से रिलेटेड, क्योंकि अगर कुछ बच्चे जो है कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते या टेस्ट सीरीज अफोर्ड नहीं कर पाते, सो व्हाट दे शुड डू। अब मेरा ऐसा मानना है कि इंटरनेट की वजह से इंफॉर्मेशन अगेन बहुत डेमोक्रेटाइज हो चुकी है एंड वी हैव फ्री एक्सेस टू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ रिसोर्सेज। करंट अफेयर्स के लिए आप इनसाइट्स की वेबसाइट पे जा सकते हो, फ्री में आपको डेली करंट अफेयर्स मिलते हैं। आंसर प्रैक्टिस के लिए भी आप वहां से इजीली कर सकते हो। इसके अलावा अगर किसी भी चीज में आपको नोट्स चाहिए, बहुत सारे टॉपर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने नोट्स डाल रखे हैं ऑनलाइन। फॉर एग्जांपल नितिन सांगवान सर आईएएस हैं, उनके नोट्स ऑनलाइन हमें मिल जाते हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए मैंने सीधा उनके नोट्स ही लिए थे ऑनलाइन डाउनलोड करके, एंड आई डिड देम, दे वर वेरी वेरी गुड। तो टॉपर्स के नोट्स आपको मिल जाते हैं। अगर आपको कंपेयर करना है कि आपकी आंसर राइटिंग कैसी है, तो टॉपर्स की आंसर शीट्स भी मिल जाती हैं।
फॉर एग्जाम्पल अनुदीप दुरी शेट्टी सर हैं, रैंक 1 थी उनकी 2017 में आई गेस। उनकी आंसर कॉपीज मैंने डाउनलोड की थी एंड मैंने एनालाइज किया कि वो क्या करते हैं ऐसा। तो आप वो भी कर सकते हैं, वो भी फ्रीली अवेलेबल है आपको ऑनलाइन। बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेस ऐसी हैं जो कि फ्री में भी टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रही है, सो यू कैन ऑलवेज गो फॉर दैट। अदरवाइज सबसे बेस्ट आप पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं, विच आर द बेस्ट। पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स आर द बेस्ट, दे विल प्रोवाइड यू द बेसिस एंड दे विल गाइड यू थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोचिंग से रिलेटेड। सो मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में कोचिंग की थी, बट मेरा ऐसा मानना है कि इट इज नॉट अ नेसेसिटी। कोचिंग हमें डेफिनेटली एक गाइडेंस की तरह मिल जाती है, एक गाइडेंस बता देती है कि व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू। लेकिन ये चीजें आप ऑनलाइन यूट्यूब पे जाकर भी टॉपर्स की वीडियोस देख के पता लगा सकते हैं कि टॉपर्स विल टेल यू कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगेन, हर किसी की स्ट्रैटेजी ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए, यू आर यूनिक, एंड जो आपको स्ट्रैटेजी सूट करे, जो एस्पेक्ट्स उस स्ट्रैटेजी के आपको सूट करें, वही यूज कीजिए एंड अपनी यूनिक स्ट्रैटेजी आप बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है टाइम मैनेजमेंट एंड शेड्यूल को लेकर। सो बेसिकली इस चीज को लेकर कि प्रीलिम्स एंड मेंस कब तक हमें खत्म कर देना चाहिए इनका सिलेबस। सो जब तैयारी मैंने स्टार्ट करी, सो आई स्टार्टेड इट इन एन इंटीग्रेटेड मैनर। प्रीलिम्स एंड मेंस की तैयारी आप सेक्लूसिवली नहीं कर सकते हैं, यू हैव टू बी इंटीग्रेटेड। क्यों? क्योंकि सोर्सेज दोनों के सेम हैं और पढ़ाई भी हमें ऑलमोस्ट सेम ही चीज की करनी है, बस प्रेजेंटेशन या एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इज इन अ डिफरेंट मैनर। हालांकि अराउंड 2-3 months बिफोर प्रीलिम्स मैंने अपना ऑप्शनल पढ़ना छोड़ दिया था एंड आई कंप्लीटली फोकस्ड अपॉन प्रीलिम्स, स्पेशली टेस्ट सीरीज एंड रिवाइजिंग अगेन एंड अगेन। आफ्टर प्रीलिम्स मैंने ऑप्शनल पे काफी टाइम दिया एंड मेंस की टेस्ट सीरीज की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ज्यादा करी आफ्टर प्रीलिम्स। एंड आफ्टर मेंस आप अगेन करंट अफेयर्स करते रहिए एंड इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। अब मैं आपको अपने ऑप्शनल के बारे में बताने वाला हूँ। सो मैंने ग्रेजुएशन बीकॉम ऑनर्स में की थी, सो नेचुरली मैंने अपना ऑप्शनल कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी ही लिया। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि जब मैंने कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी के पास्ट ईयर पेपर्स देखे तो मुझे ऐसा लगा कि अराउंड 60-70% ऑफ द सिलेबस मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया है ग्रेजुएशन में, एंड मुझे सीधा सीधा एडवांटेज मिलता है इस चीज का। बाकी ऑप्शनल के लिए मैंने रैंकर्स क्लासेस से कोचिंग ली थी और नोट्स वहाँ के फॉलो किए थे। ऑप्शनल की अगर बात की जाए तो अगेन मेरा ऑप्शनल काफी हद तक स्टैटिक ही है, उसमें क्वेश्चंस भी स्टैटिक ही आते हैं। मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में ऑप्शनल में थोड़े से कम मार्क्स थे। मैंने आइडेंटिफाई किया कि मैंने अपने ऑप्शनल को स्टैटिक ही मान के किया था, मैंने अपने आंसर्स में कुछ भी करंट अफेयर्स का नहीं डाला था। तो दिस ईयर मैंने इसी पर्टिकुलर एरिया में इंप्रूव किया और अपने स्टैटिक आंसर्स में भी मैंने डायनामिक करंट अफेयर्स से लिंक करा। तो सपोज अगर इस साल का क्वेश्चन में मनी मार्केट्स की प्रॉब्लम्स पूछी गई थी या मनी मार्केट के बारे में पूछा गया था, सो मैंने उसमें करंट इवेंट्स का भी डाला था कि आफ्टर डिमोनेटाइजेशन देयर वी फेस्ड सर्टेन लिक्विडिटी क्राइसिस इन आवर कंट्री। उस टाइम मनी मार्केट ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था लिक्विडिटी दोबारा जनरेट करने में। तो इस तरीके से मैंने जितने भी हमारे स्टैटिक टॉपिक्स थे मेरे, उनको करंट अफेयर से लिंक करा। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज पे आ रहा है सपोज, उसमें भी मैंने करंट इवेंट्स डाले कि किस तरीके से जेट एयरवेज के क्राइसिस में क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज फेल हो गई थी, किस तरीके से क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के फेल होने पर सेबी ने उन पर स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए, स्ट्रिक्ट स्टेप्स लिए उनमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए। तो आई बिलीव उससे मेरा स्कोर इंप्रूव हुआ होगा ऑप्शनल का। सो दिस इज द थिंग दैट आई डिड फॉर माय ऑप्शनल। नेक्स्ट क्वेश्चन यही रहता है कैंडिडेट्स का कि अगर आप किसी बड़े कॉलेज से नहीं हैं तो क्या आप यूपीएससी क्लियर कर सकते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि मैं आईआईटी आईएम से नहीं हूँ, आई एम नॉर्मल ग्रेजुएट फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो अगर मैंने ये क्लियर करा है तो आप भी ये कर सकते हैं। यूपीएससी इज ऑल अबाउट योर हार्ड वर्क, आपकी मेहनत ही आपके काम आएगी। आप सब हम लोग प्लेन स्लेट से स्टार्ट करते हैं यूपीएससी, एंड जो ज्यादा अच्छा करता है, जो ज्यादा मेहनत करता है, वो आगे जाता है। हमने पास्ट में क्या किया है, किस कॉलेज से पढ़ा है, आई डोंट थिंक दैट विल मैटर अ लॉट इन यूपीएससी। अब मैं आपको अपने थर्ड स्टेज यानी इंटरव्यू के बारे में, इंटरव्यू की प्रिपरेशन के बारे में बताता हूँ। सो इंटरव्यू में सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है आपका अपना डैफ। तो मैंने अपने डैफ में जो भी लिखा था उसमें से मैंने अराउंड 500 to 600 क्वेश्चंस बना लिए थे कि दीज आर द पोटेंशियल क्वेश्चंस जो कि मुझसे पूछे जा सकते हैं, एंड अपने दिमाग में उनके आंसर्स भी मैंने प्रिपेयर कर लिए थे। इसके अलावा करंट इवेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि करंट इवेंट्स में वो ओपिनियन काफी पूछते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब कोविड क्राइसिस चल रहा है
तो कोविड क्राइसिस का हेल्थ पे या वुमेन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है, इस तरीके की ओपिनियन बेस्ड। या रीजनल डिस्पैरिटीज पे मुझसे पूछा गया था कि क्यों है इंडिया में हम अपने फंड्स क्यों यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं बैकवर्ड एरियाज में। तो ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस में अपनी ओपिनियन बनाना विच इज बैलेंस्ड। योर ओपिनियन शुड बी बैलेंस्ड, इट शुड नॉट बी वेरी एक्सट्रीमिस्ट, एंड योर ओपिनियन शुड बी सॉल्यूशन ओरिएंटेड, कि आप सॉल्यूशंस भी दें, सिर्फ क्रिटिसाइज ना करें, उनके सॉल्यूशंस भी दें। इसके अलावा मेरे सेकंड इंटरव्यू में, सेकंड अटेम्प्ट में, चूंकि मैं IRS-IT में था, तो मुझसे अपनी सर्विस के बारे में भी काफी क्वेश्चंस पूछे गए। फॉर एग्जांपल विवाद से विश्वास स्कीम है या कॉर्पोरेट टैक्स रिडक्शन था। तो आई वाज प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दीज। इंटरव्यू के लिए सिर्फ नॉलेज ही इंपॉर्टेंट नहीं, बल्कि योर पर्सनैलिटी एंड आपकी क्वालिटी एंड ट्रेट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो यू नीड टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आप ये सोचते हैं कि आप वहां जाके झूठ बोल के बच जाएंगे या आप फेक कर लेंगे, तो मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। द पैनल सिटिंग देयर इज वेरी एक्सपीरियंस्ड। जितनी हमारी एज नहीं है उससे ज्यादा वो लोग काम कर चुके हैं गवर्नमेंट में, तो वो इजीली पहचान जाते हैं कि आप कब झूठ बोल रहे हो और कहाँ आप सच्चाई बोल रहे हो। इसके अलावा यू शुड बी कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? मैंने मॉक इंटरव्यूज बिल्कुल प्रैक्टिस किए थे, एंड मॉक इंटरव्यूज से ये फायदा होता है कि आपको उस एनवायरनमेंट में वो स्ट्रेस झेलने का पता लग जाता है कि कैसा एनवायरनमेंट होगा, और वो स्ट्रेस झेलने की एबिलिटी आ जाती है। बट एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा मॉक्स भी प्रैक्टिस मत कीजिए। अराउंड मैंने 4 to 5 मॉक्स प्रैक्टिस किए थे बिफोर माई इंटरव्यू। एंड मॉक पैनल का जो एडवाइस होता है, टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, दैट इज ऑल्सो नॉट ऑलवेज ट्रू। आपको जो एडवाइस खुद सही लग रहा है उनका, वो लीजिए। अगर वो ओवरली क्रिटिसाइज कर रहे हैं आपको, देन इग्नोर इट। इसके अलावा मॉक पैनल वाले आपको आपकी वीडियो देते हैं। द बेस्ट थिंग इज टू लुक एट योर ओन वीडियो एंड एनालाइज कि आपको अपने अंदर कहाँ कमियां दिख रही हैं, एंड ट्राई टू इम्प्रूव दैट। इसके अलावा बहुत माइनर चीजें होती हैं। ऐसा बोला जाता है कि हैंड मूवमेंट नहीं होनी चाहिए इंटरव्यू में, आई मूवमेंट ऐसी होनी चाहिए। आई डोंट थिंक दीज मैटर। आपको इंटरव्यू बोर्ड में जाना है अपनी नेचुरल पर्सनैलिटी लेके। आप जैसे हो, अच्छे हो। अगर आप जेन्युइन हो, आपके अंदर एक सिविल सर्वेंट बनने के ट्रेट्स हैं, जैसे इंटेग्रिटी है, कॉन्फिडेंस है, यू हैव दैट कंपैशन फॉर वीकर सेक्शंस, इंटरव्यू बोर्ड को पता लग जाएगा एंड दे विल गिव यू गुड मार्क्स। ये छोटी छोटी चीजें जो कि मॉक इंटरव्यूज में हमें बताई जाती हैं, आई डोंट थिंक कि ये इतना मैटर करती हैं पैनल में। बाकी इंटरव्यू पैनल में घुसने से जस्ट पहले आपको जब बाहर बिठाया जाता है उनके रूम के बाहर, सो दैट टाइम आई बिलीव इज वेरी वेरी क्रूशियल। उस टाइम आपको खुद को मोटिवेटेड रखना है, सेल्फ टॉक करनी है, और खुद को भरोसा दिलाना है कि यस यू कैन डू इट, ताकि आप जब पैनल के अंदर जाएं, सो यू आर वेरी कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी। इसके अलावा इंटरव्यू से 1 day बिफोर मैं यूजुअली नहीं पढ़ता था। इंटरव्यू के 1 दिन पहले मैं बिल्कुल नहीं पढ़ता था, बिकॉज दैट रिलैक्सेशन ऑफ माइंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बिल्कुल रिलैक्स रहता था। आई यूज टू टेक अ गुड नाइट स्लीप। हालांकि सोने में डिफिकल्टी होती है स्ट्रेस की वजह से, बट अगर आप काफी पहले ही सो जाएंगे तो इट विल रियली बेनिफिट यू आउट। क्योंकि अगर आप कई बच्चे होते हैं, कई कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो कि इंटरव्यू से पहले वाली रात भी पूरी रात पढ़ते रहते हैं करंट अफेयर्स एंड ऑल, जो कि मेरे हिसाब से इट्स अ वेरी वेरी नेगेटिव स्ट्रैटेजी। क्योंकि इंटरव्यू आपकी सिर्फ नॉलेज टेस्ट नहीं कर रहा है, आपकी पर्सनालिटी भी टेस्ट कर रहा है। रात भर अगर आप पढ़े हुए होंगे तो आप इंटरव्यू के टाइम पे बिल्कुल स्ट्रेस में होंगे, एंड आप अपनी रियल पर्सनालिटी और वो पर्सनालिटी के ट्रेट्स आप नहीं दिखा पाएंगे। दैट विल बी वेरी डेंजरस टू योर मार्क्स। सो इन माई ओपिनियन, आपको इंटरव्यू से 1 दिन पहले रिलैक्स रहना चाहिए, और इंटरव्यू को एक होलिस्टिक प्रोसेस की तरह लेना चाहिए, जिसमें नॉलेज इज जस्ट वन कंपोनेंट, आपकी पर्सनालिटी के ट्रेट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अगर मैं आपको अपने दोनों ही इंटरव्यूज का एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो मेरे फर्स्ट इंटरव्यू में ओवरऑल इंटरव्यू नॉर्मल था, बट देयर वाज वन पैनलिस्ट हु ट्राइड टू पुट मी इन अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। सो जो भी मैं आंसर दे रहा था, मेरे को फर्स्ट लाइन में उन्होंने काट के नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेना था। सो वो मुझे बोलना ही नहीं दे रहे थे, राइट। सो ऐसे केस में व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज, वो आपको जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है, ताकि आपकी फ्रस्ट्रेशन लेवल चेक कर सकें कि आप इजीली फ्रस्ट्रेट तो नहीं हो जाते। डू यू हैव लिसनिंग एबिलिटी? अगर उस टाइम में फ्रस्ट्रेट होके या मेरे एक्सप्रेशंस में दिख जाता कि यार ये तो बड़ी जल्दी एकदम से फ्रस्ट्रेट हो गया, तो आई कुड हैव स्कोर्ड वेरी लो मार्क्स। सो आई बिलीव दैट अगर वो आपको स्ट्रेस में डाल रहे हैं, तो इट इज एन अपॉर्चुनिटी टू शो देम दैट यस आई कैन हैंडल स्ट्रेस। और अगर आपने वो शो कर दिया,
यू विल गेट गुड मार्क्स। मेरे सेकंड वाला इंटरव्यू जो था, दैट वाज अ वेरी कंफर्टेबल इंटरव्यू, मतलब दे डिड नॉट पुट मी इन एनी स्ट्रेस, हाउएवर द क्वेश्चंस वर वेरी वेरी ब्रॉड। सो उन्होंने ब्रॉडली, जो मुझे लगा कि ब्रॉडली हर एस्पेक्ट पे मुझसे क्वेश्चंस करे एंड हर एस्पेक्ट पे मेरी पर्सनालिटी को टेस्ट करा। ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस वर अ लॉट, एंड उसमें वो लोग अपने कमेंट भी दे रहे थे कि ऐसा नहीं, ऐसा हो सकता है क्या। सो दे वर चेकिंग कि मैं कितना ओपन हूँ। यू शुड बी ओपन टू देयर सजेशंस आल्सो कि यस सर, मेरा ऐसा मानना है, लेकिन इसका एक देखने का एस्पेक्ट ये भी हो सकता है, विच शोज योर ओपन पर्सनालिटी। अब वीडियो के कंक्लूजन में मैं आपको बेसिक डूज एंड डोंट्स बताऊंगा जो कि मैंने अपने प्रिपरेशन के टाइम पे फॉलो किए थे। सो फर्स्टली, अगर कॉलेज में ही हैं, सो आप थर्ड ईयर से ही प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दी थी। आप अपनी फाउंडेशन के लिए उस टाइम एनसीईआरटीज पढ़ सकते हैं और न्यूज़पेपर तो रेगुलरली कर ही सकते हैं। इसके अलावा जब आप फुल फ्लेश प्रिपरेशन में आते हैं, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, सिलेबस को गो थ्रू करना, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स को बार बार गो थ्रू करना। इसके अलावा अपने सोर्सेज को लिमिटेड रखना, जो लिमिटेड सोर्सेज हैं उनको रिवाइज करना अगेन एंड अगेन। जितने ज्यादा टेस्ट प्रैक्टिस हो सके उतनी ज्यादा टेस्ट प्रैक्टिस करना, उनमें अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करना कि मैंने कहाँ गलतियां करी हैं, एंड अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रैटेजी को रिवाइज करके अलाइन कर लेना। अगर आप ये सब करते हैं तो आई बिलीव आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, एंड आई ट्रूली विश यू ऑल द बेस्ट, ऑल द सक्सेस इन लाइफ। थैंक यू।